मेरा नाम शशि है और मैं एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी। अपनी मम्मी अपनी बहन भाइयों के साथ अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रही थी। मैं अपने बहन भाइयों में चूंकि सबसे बड़ी थी, इसलिए जैसे ही 20 साल की हुई तो मम्मी ने मेरी शादी करने का सोचा। मुझे शादी करने का शौक तो बहुत था, क्योंकि शादी पर नए रंग बिरंगे कपड़े मिलते हैं। मुझे वो सब बहुत अच्छा लगता था। इसलिए बचपन में जब भी मैं किसी की शादी पर जाती तो घर आकर मम्मी से एक सवाल जरूर करती थी कि मम्मी मेरी शादी कब होगी। और मम्मी मेरी मासूमियत पर हंस देती और कहने लगती कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो फिर तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। मैं बहुत खुश होती और दिनों का हिसाब लगाने लगती। मुझे लगता कि अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मम्मी के मुताबिक मुझे और बड़ा होना है, शादी के काबिल होना है। पहले पढ़ लिख जाओ, अपने आप को किसी काबिल बना लो। लेकिन मेरे बाद मेरी 2 बहनें और एक भाई भी था, इसलिए मम्मी का ख्याल था कि 20-21 साल लड़कियों की शादी के लिए मुनासिब होती है। इसलिए मम्मी ने आजकल मेरा रिश्ता देखने की खोजबीन शुरू की हुई थी। मुझे वैसे तो किसी के आगे बन सवर कर पेश होना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि मुझे बचपन से ही शादी का शौक था, इसलिए मैं बड़ी खुशी खुशी हल्का फुल्का मेकअप करके तैयार होकर रिश्ते के लिए आए लोगों से मिल ली थी। लेकिन पहले 3-4 रिश्ते देखने के बाद हमें कोई पसंद नहीं आया। किसी को हम अच्छे नहीं लगे, कोई ज्यादा मांगता था तो किसी को मैं पसंद नहीं आती थी। मम्मी की थोड़ी सी फिक्र होने लगी थी, इसलिए उन्होंने रिश्ता करवाने वाली जानकी आंटी से कहा कि अब घर में सिर्फ उन्हीं लोगों को लेकर आना जो लोग वाकई खानदानी हो और यूँ छोटी छोटी बातों में नुक्स न निकालते हों। जानकी आंटी भी मम्मी की बात समझ गयी, क्योंकि वह खुद भी बेटियों की माँ थी। उन्हें भी मालूम था कि यह मौका माँ बाप के अलावा बेटियों पर भी बहुत भारी गुजरता है। इसलिए मम्मी को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं पहले अच्छी तरह छानबीन करके फिर ही उन लोगों को घर लेकर आऊंगी जो वाकई खानदानी होंगे, किसी काबिल होंगे। फिर आंटी ने अपना कहा सच कर दिखाया। 1 हफ्ते बाद ही आंटी ने जितेंद्र का रिश्ता लेकर आई। जितेंद्र एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे और उनकी तनख्वाह अच्छी खासी थी। छोटी सी फैमिली थी। जितेंद्र के अलावा घर में उनकी माँ और 2 भाई थे, जो कि एक शादीशुदा था और अलग घर में रहता था, जबकि एक देवर कुंवारा था, मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मम्मी ने उस रिश्ते की अच्छी तरह छानबीन की। जितेंद्र हर तरह से पास हो गए। न वो किसी किस्म का नशा करते थे और न ही उनमें ऐसी कोई बुरी आदत थी। इसलिए दोनों फैमिली की एक दूसरे की पसंदीदा मिलते ही रिश्ता तय पाया गया। फिर हल्की फुल्की मंगनी की रस्म कर दी गई। मैं उन दिनों बहुत खुश थी। मुझे रंग बिरंगे फैंसी कपड़े और ज्वेलरी मुझे ख्वाबों में आकर सताते। मैं मम्मी के कान खाती रहती थी कि मुझे इस तरह का कपड़ा बनवाना है और मुझे ये कपड़ा भी तैयार करवाना है। मम्मी जानती थी कि मैं कपड़ों के मामले में कितनी ज्यादा भूखी हूँ और मेरा दिल कपड़ों से भरता ही नहीं, और मैं नए कपड़े पहनकर खुश होती हूँ। शादी का शौक भी मुझे नए नए कपड़ों और जूतों की वजह से ही हुआ था। मम्मी मेरी आदत से वाकिफ थी, इसलिए वो मेरे पागलपन पर हंसती रहती। आजकल वो मुझे तरह तरह के टोटके और मास्क बना कर देती, जिन्हें मैं चेहरे पर लगाती तो एक अलग ही निखार आता था। मम्मी का कहना था कि पार्लर सिर्फ तुम तैयार होने के लिए जाओगी, बाकी फेशियल वगैरह और सब कुछ घर पर कर लेना। मैं खुद भी पार्लर जाने पर इतनी राजी नहीं थी, क्योंकि मुझे नए केमिकल चेहरे पर लगाना पसंद नहीं है। यूँ इसी तरह खुशियों भरे दिनों में मेरी शादी का दिन भी करीब आ गया। मम्मी मेरी शादी के लिए जितनी इंतजार में थी और जितनी शिद्दत से वो मेरी शादी करना चाहती थी, अब उतनी ही उदास थी। उनकी पलकें बहाने बहाने से भीग जाती थी और अब तो मेरा दिल भी घुटता जाता था। इतना समय उस घर में गुजारा था, अपने माँ बाप और बहन भाइयों से जुदाई का ख्याल अब दिल पर हावी हो रहा था और मैं न चाहते हुए भी रोने लग जाती थी। उन्हीं धूप छाव जैसी कैफियत में विदा होकर मैं जितेंद्र के संग उनके घर चली आई। जितेंद्र एक अच्छे और मैच्योर पति साबित हुए। वो साफ सुथरी और नेक सोच के इंसान थे, लेकिन एक बात जो मैंने शादी के शुरू के दिनों में ही महसूस कर ली थी, वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी हर बात पर हाँ कहते थे। अब चाहे वो बात सच होती या झूठ, लेकिन जितेंद्र की माँ के मुंह से जो भी लफ्ज निकलते वो जितेंद्र के लिए आखिरी लकीर होते। मुझे यह बात खटकती थी, क्योंकि अक्सर मेरे सामने ही मेरी सास झूठ बोल देती थी, लेकिन मैं चूंकि अभी नई नई ब्याह कर आई थी, इसी वजह से मैंने उनसे किसी किस्म का कोई शिकायत नहीं किया। जितेंद्र अपनी माँ की बात को बहुत अहमियत देते थे और उनके खिलाफ किसी किस्म की राय नहीं रखते थे, जबकि जितेंद्र के बाकी 2 भाई अपनी माँ की फितरत से बखूबी वाकिफ थे और अपनी माँ के झूठ सच बयान
परेशान भी कर देते थे, लेकिन जितेंद्र भी उन्हें भी टोक देते और मना करते कि माँ की बात मत बोला करो। भाई की वजह से वो भी चुप हो जाते। शुरू के दिनों में ही चूंकि खानदान में दावतों का सिलसिला शुरू हो गया था, इसलिए दोनों तरफ के खानदान में हम दोनों ने खूब दावतें खाई और हर जगह पर हमें दावत मिली। इसी वजह से मैं मम्मी की तरफ भी ना जा सकी। अब चूंकि शादी को 1 माह होने वाला था और मैं मम्मी और बहन भाइयों से बहुत उदास थी, इसलिए जितेंद्र से पूछकर मैं मम्मी की तरफ जाना चाहा। जितेंद्र ने हंसते हुए मुझसे कह दिया कि मम्मी से पूछ लो फिर चली जाना, जबकि मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि मेरा तो अपने पति से ही पूछना ही फर्ज बनता था। लेकिन मैंने किसी भी किस्म की बदतमीजी से बचने के लिए जितेंद्र की मम्मी के पास जाकर उनसे इजाजत ली। उन्होंने पहले तो खूब नाक मुंह चढ़ाया, कहने लगी कि बहू अभी तो तुम्हें 1 महीना ही हुआ है और तुम्हें उनके लिए उदास भी हो गई हो। हम तो छछा माँ मायके नहीं जाते थे। जितेंद्र की मम्मी ने कहा तो मैं दिल ही दिल में जरा परेशान सी हो गई कि शायद मम्मी इजाजत ना दे, लेकिन उनके अगली बात ने मुझे जैसे नई जिंदगी दे दी। वो कह रही थी कि ठीक है 1-2 दिन के लिए चली जाओ, लेकिन ज्यादा दिन रहना मुनासिब नहीं। तुम्हारे पति के 100 काम है तो उनकी जिम्मेदारी पूरी करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। मेरी सास ने इस तरह मुझे इजाजत दी जैसे मेरे ऊपर एहसान किया हो। मेरा दिल तो बुझ गया था। अपने घर वालों से मिलने का ख्याल हर बात पर हावी हो रहा था, इसलिए मैं खुशी खुशी घर चली आई। मम्मी मुझे इस तरह अचानक सामने देखकर खुशी के मारे रोने लगी और मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने घर वालों से इतने दिनों के लिए दूर रही थी, वरना इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने घर से कहीं जाती ही नहीं थी। हमेशा जब भी जाना मम्मी के साथ ही जाना और उनके साथ वापिस आना। लेकिन शादी एक ऐसा फर्ज है जो माँ बाप को अदा करना ही पड़ता है और मजबूरन बेटी की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। मम्मी ने भी इसलिए मेरी जुदाई बर्दाश्त कर ली, वरना शायद आम हालात में वो कहीं पर भी मुझे इतनी देर ना रहने देती। घर पर आजकल मुझे खुशहाली माहौल मिल रहा था। मम्मी मुझे कोई भी काम ना करने देती। उनका कहना था कि अब तुम कुछ दिनों के लिए तो आई हो, इसलिए आराम करो। मम्मी मुझसे पूछकर खाना तैयार करती और मेरी पसंद की चीजें बना देती। मैं मम्मी की इतनी मोहब्बत पर निहाल हो जाती थी। शादी के बाद बेटियों की माँ बहुत बदल जाती हैं। मैं खुद भी बहुत बदल गई थी, क्योंकि देखा जाए तो जितेंद्र का रवैया बहुत अच्छा था तो मेरी सास का रवैया उतना ही अजीब था। इसलिए मुझे एक अजीब सा धड़का लगा रहता था। 2 दिन कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं यहाँ पर बहुत खुश और इत्मीनान थी। फिर 2 दिन के बाद शाम के वक्त मुझे जितेंद्र लेने के लिए आ गए। मम्मी ने जबरदस्ती उन्हें खाने पर रोक लिया। हालांकि वो मना कर रहे थे कि घर पर मम्मी इंतजार कर रही होंगी, लेकिन मम्मी कहने लगी कि शादी के बाद आप इस तरह पहली बार शशि को लेने आए हैं, इसलिए आज तो आप खाने के लिए रुक जाएं। मम्मी के कहने पर जितेंद्र को हार माननी पड़ी और वो रुक गए। यूँ मम्मी ने कुछ ही देर में खाने पर बहुत अच्छा खासा इंतजाम कर लिया था। जितेंद्र इतना ज्यादा खाने की चीजें देकर मम्मी से कहे बिना न रह सके। आंटी आपने इतना तकलीफ क्यों किया? मैं आपके लिए गैर थोड़ी हूँ। लेकिन मम्मी का कहना था कि मैंने कहाँ तकलीफ किया है, अभी तो जो कुछ घर में मौजूद था वही आपके सामने रख दिया। जितेंद्र बड़े मुश्किल से थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहे। मैं उनकी हरकत को देख रही थी। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि जितेंद्र अपनी भूख बचाकर खा रहे हैं और मेरा शक घर जाकर सही हो गया। खाने के फौरन बाद ही जितेंद्र वहाँ से उठ आए थे। उनका कहना था कि मम्मी को मैंने खाने पर इंतजार करने का कहा था, अब हमें इजाजत दे। अब की बार मम्मी ने भी नहीं रोका। हम वापस घर चले आए। घर पर आए तो जितेंद्र की मम्मी का मूड थोड़ा खराब था। उन्होंने मेरे नमस्ते का जवाब बड़े अजीब अंदाज में दिया। मैं थोड़ी शर्मिंदा सी होती अपने कमरे में चली गई। अपना बैग वहाँ पर रखा और चादर वगैरह उतार कर दुपट्टा लेकर दोबारा बाहर आ गई। लेकिन वहाँ पर जितेंद्र की मम्मी को तेज आवाज सुनकर मैं जरा पीछे ही रुक गई। जितेंद्र की मम्मी जितेंद्र से कह रही थी कि तुम्हें पता भी है कि मैं तब तक खाना नहीं खाती जब तक तुम घर नहीं आ जाते, फिर भी तुमने इतनी देर लगा दी और खाना भी खा कर आए। जितेंद्र शर्मिंदगी से अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन उनकी मम्मी किसी भी तौर पर उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन फिर जितेंद्र उठकर किचन में गए और खाना गर्म करके लेकर आए और अपनी मम्मी को अपने हाथों से खाना खिलाया और खुद भी उनके साथ खाना खाया। तब मुझे यकीन हुआ कि जितेंद्र उस वक्त क्यों खाना कम खा रहे थे। उन्होंने घर आकर अपनी मम्मी के साथ भी खाना खाना था। मुझे अपनी सास का रवैया बहुत अजीब लगा, क्योंकि उन्हें अब इस चीज पर समझौता करना चाहिए था कि जितेंद्र अब शादीशुदा हैं और उनकी जिम्मेदारियां उनकी बीवी की तरफ भी बनती है। लेकिन मेरी सास न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। उन्हें सिर्फ जितेंद्र पर अपना हक महसूस होता था। मेरा हक जताना वो समझती ही नहीं थी।
मुझे अपनी सास का रवैया थोड़ा साइको लग रहा था, तो मैंने भी जितेंद्र से इस सिलसिले में कोई बात नहीं की, क्योंकि अभी शादी को सिर्फ 1 माह ही हुआ था। तब ना जाने जितेंद्र क्या समझते, उन्हें यही लगता कि शायद मैं उनकी माँ की शिकायत लगा रही हूँ। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मैं खाना वगैरह बनाकर निकली तो देखा कि जितेंद्र के आने का वक्त हो रहा था। मैंने जल्दी से अच्छा सा कपड़ा निकाला और हल्का फुल्का मेकअप करके तैयार हो गई। मुझे अच्छा लगता था कि जितेंद्र को अचानक सरप्राइज देना। जब से मैंने किचन संभाला था, तब से मेरी सास ने हर जिम्मेदारी से हाथ उठा लिया था। वो सिर्फ बैठकर या तो कुछ पढ़ा करती रहती या फिर मोहल्ले में अपनी सहेलियों से मिलने के लिए निकल जाती। लेकिन अब जब मैंने हल्का फुल्का मेकअप करके कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देखा। मैं अपने आप में ही कट कर रह गई, लेकिन शुक्र है कि उनके कुछ कहने से पहले ही जितेंद्र आ गए। जितेंद्र मुझे इस तरह तैयार हुआ देखकर एकदम खिल उठे और खूब मेरी तारीफ की। लेकिन शायद मेरी सास को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बड़े गुस्से से जितेंद्र को आवाज दी। जितेंद्र फौरन अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गए। वो जितेंद्र से कहने लगी, इसे कह दो घर में जवान देवर भी मौजूद हैं। ये इस तरह के तवायफों वाले तौर तरीके न अपनाए, इस तरह उनके पर बुरा असर पड़ता है। तुम उसे अपने तरीके से समझा दो, आइंदा ये इस तरह बन सवर कर ना फिरा करे। मेरी सास ने बहुत तीखे लहजे में मेरे पति से कहा और हैरत तो मुझे जितेंद्र पर हुई, जिन्होंने कुछ भी कहे बिना अपनी माँ की बात पर सर झुका दिया। मैं जख्मी नजरों से जितेंद्र की तरफ देखती रह गई। मेरा सारा मूड खराब हो गया था। मैं जो इतने शौक से उनके लिए तैयार हुई थी, वो सब तैयारी धरी की धरी रह गई। जितेंद्र ने अंदर आकर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए। मैं भी खामोशी से किचन में आ गई और खाना लगाने लगी। कुछ देर बाद मेरी सास खाने की मेज पर उठकर आ गई और जितेंद्र को आवाज दी। अपनी माँ की एक ही पुकार पर वो उठकर बाहर चले आए। मैंने जितेंद्र से ज्यादा आज्ञाकारी बेटा आज तक नहीं देखा था। जिस तरह वो अपनी माँ की एक ही पुकार पर उठकर आ जाते और फिर जिस तरह वो अपनी मम्मी के बगैर खाना नहीं खाते थे, मुझे यह सब बहुत अजीब लगता। माँ बाप की बात तो सारी औलाद मानते हैं, लेकिन जिस तरह जितेंद्र उनके लिए आज्ञाकारी थे, यह बात मुझे बहुत परेशान करती थी। उसकी वजह ये थी कि वो अपनी माँ की बातों में आकर अक्सर मुझे डांट भी देते थे। अब मैं ज्यादातर खामोश रहने लगी थी। अपनी सास के साथ मैं जब भी कोई बात करती या उनसे खाने के मेनू के बारे में बात करने लगती, वो तंज भरा लहजा मेरे लिए रखती और मुझे इस तरह के लहजे की आदत नहीं थी, इसलिए मैं अपने आप में ही सिमटती जा रही थी। उन्हीं दिनों मेरे अंदर उदासी फैली हुई थी। खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे और मैं बेहद खुश थी। मुझे अंदाजा था कि जितेंद्र भी उतने ही खुश होंगे। मैंने जब अपनी सास को इस खुशखबरी के बारे में बताया तो उनका रवैया देखकर मैं चुप चुप रह गई। उन्होंने तो मुझे मुबारकबाद भी ना दी और ना ही किसी किस्म की खुशी का इजहार किया, बल्कि एक ठंडी आह भरकर रह गई। जबकि मैं अपनी खुशी उनके रवैये की वजह से खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए रात को जब जितेंद्र घर पर आए तो मैंने उन्हें यह खुशखबरी सुनाई। वह बहुत खुश हुए। उन्हें इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे अपनी सास के ठंडे रवैये की वजह से जितेंद्र का रवैया भी वैसा ही होने का डर था। लेकिन शुक्र है कि जितेंद्र ने अपने बच्चे की होने की खुशी मनाई। वो अब मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। लेकिन मेरी सास का रवैया अब और ज्यादा खराब हो गया था। और मुझे बहाने बहाने से काम करने के लिए उठाती रहती, मुझे 1 मिनट भी आराम न करने देती। जबकि आजकल उल्टियों की वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी, लेकिन मेरी सास मेरा जरा भी एहसास न करती और मुझे बार बार काम के लिए आवाज देती रहती। जबकि उल्टियाँ कर करके मेरी हालत आजकल काफी खराब थी और मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी सास से कहा भी था कि मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, शायद कोई दवाई वगैरह दे दे जिससे मुझे कोई फर्क पड़ जाए। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि हमारे जमाने में तो कभी डॉक्टर को चेक करवाते ही नहीं थे, ये सब तो रूटीन की बातें हैं, ऐसा होता रहता है, इसलिए तुम फिक्र मत करो और डॉक्टर का ध्यान अपने दिल से निकाल दो। अपनी सास की इतनी तीखी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। लेकिन उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि जितेंद्र का रवैया मेरे साथ अजीब होने लग गया है। वो बात बात पर गुस्सा करने लगते और बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। मैंने 1-2 बार उनसे पूछा भी, लेकिन वो कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हें सिर्फ वहम हुआ है। जबकि मैं जानती थी कि जितेंद्र के दिल के अंदर कोई बात मौजूद जरूर है, लेकिन मुझे बता नहीं रहे। उनका इस तरह का रवैया मुझे किसी गलत बात की तरफ इशारा दे रहा था। लेकिन मैं उनसे पूछ पूछ कर थक गई। जब उन्होंने मुझे सख्ती से डांट दिया और कहा कि जब मुझे बताना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं भी चुप रह गई। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। उस दिन मेरी मम्मी और मेरी बहन घर पर आए हुए थे।
वो दोनों मेरी खैर खबर के लिए आए थे, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत गिरी रहती थी और इसी वजह से मैं सफर नहीं कर पा रही थी। जितेंद्र की मम्मी का कहना था कि गाड़ी में झटके लगते हैं, इस वजह से तुम अभी 3 महीने घर से बाहर नहीं निकल सकोगी। मैंने भी उनकी बात पर हामी भर दी थी, इसलिए मम्मी मेरे लिए उदास होकर खुद मिलने चली आई। वो मेरे लिए काफी चीजें लेकर आई थी। इतना सामान देकर मैंने मम्मी से कहा कि क्या जरूरत थी आपको इतना खर्चा करने की, आप इतना सब कुछ लेकर आई हैं। लेकिन मम्मी मोहब्बत से मुस्कुरा दी और कहने लगी, ये सब तो तुम्हारे लिए है, तुम आराम से ये सब खाना, और वैसे भी मैं बेटी की ससुराल पहली बार आ रही थी तो क्या खाली हाथ आती। मम्मी ने कहा तो मैंने समझकर सर हिला दिया। लेकिन उस रात ही जितेंद्र जब घर पर आए तो मेरी सास ने यह बात उनके सामने बढ़ा चढ़ाकर बयान की। उनका कहना था कि इसने अपनी माँ से चीजें मंगवाई है, हम इसे भूखा रखते हैं या फिर कुछ खाने को नहीं देते, आखिर उसने ये हरकत क्यों की है। जितेंद्र की मम्मी ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें की और जितेंद्र मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। वो मुझे डांटने लगे और गुस्से से बोलने लगे। इस दौरान ही उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि मुझे मालूम है कि यह बच्चा भी तुम्हारा नहीं है, न जाने किसका गुनाह तुम्हारे सर पर डाल रही है। मैंने इस लड़की के चाल चलन अच्छे नहीं देखे, इसलिए मैं तुम्हें खबरदार करती रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। और अब खुद देख लो, ये लड़की तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर किसी और का बच्चा पैदा करने जा रही है। इतनी बड़ी बात सुनकर मेरे तो पाँव भी जमीन में गड़ गए और आंखें हैरत से बाहर को निकल आई। मैंने नहीं में सर हिलाया और जितेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, आपकी मम्मी गलत कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो आपके अलावा आज तक किसी ने छुआ भी नहीं। लेकिन जितेंद्र की मम्मी की बातें काम कर गई। जितेंद्र की आंखों में इस वक्त शक और गुस्सा भरा हुआ था। मैं अपनी सास की तरफ मुड़ गई और उन्हें कहा, मम्मी आप ऐसे क्यों बातें कर रही हैं, क्यों झूठ बोल रही हैं, क्यों आप गलत बातें मेरे बारे में कर रही हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है। लेकिन मेरी सास कहने लगी कि मैंने तुम्हें उस लड़के से मिलते हुए देखा है, तुम अक्सर उसके साथ फोन पर बातें करते रहती हो। मेरा बेटा बेवकूफ हो सकता है लेकिन मैं नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि अपने गुनाह को कबूल कर लो। मेरी सास ने इतने सख्त लहजे में कहा कि मैं आगे से हैरत के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन जितेंद्र ने ये सब बातें न जाने किस हौसले पर जबरन से सुनी और फिर उनका गुस्सा सारी हदों को पार कर गया और वो मुंह से वो अल्फाज निकाल बैठे जिन्हें सुनने से पहले एक औरत मर जाना बेहतर समझती है। मैं जितेंद्र को रोकती रह गई, लेकिन वो अपने मुंह से ये अल्फाज निकालकर कमरे से तो क्या घर से ही बाहर निकल गए। मेरी सास को अब खुला मैदान मिल गया था। वो ऊंची ऊंची कह कहे लगाने लगी और कहने लगी, देखा आज मैंने तेरा पत्ता साफ कर ही दिया। मेरा बेटा मेरा बहुत आज्ञाकारी था, लेकिन न जाने क्यों पहली बार उसने मेरी नाफरमानी की। जब मैंने उसे अपनी सहेली की बेटी को ब्याह कर लाने के लिए कहा वो मेरी सहेली की बेटी को अच्छा नहीं समझता था। उसका कहना था कि इस लड़की का किरदार अच्छा नहीं है, इसलिए वो कोई नेक और अच्छी लड़की से शादी करना चाहता था। और फिर जब उसे तेरी तस्वीर नजर आई तो उसने फौरन हामी भर दी। उसका कहना था कि इसकी आंखों में मासूमियत है और ये लड़की नेक है और मुझे इसी से शादी करनी है। और अब देखो वो नेक और अच्छी लड़की आज किसी और का बच्चा पैदा करने के इल्जाम में धुतकार दी गई है, उसे तलाक दे दी गई है। अब यहाँ से अपना सामान उठा लो और चली जा। मेरी सास ने एकदम पैंतरा बदलते हुए सख्ती से कहा। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक औरत इतनी जालिम हो सकती है कि दूसरी औरत का घर उजाड़ दे। जिस उम्र में लड़कियां अभी अपना ख्वाब सजा रही होती हैं, मैं उस उम्र में उजड़ कर बैठ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं। मेरी सास ने हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बंद दरवाजे के पास बुरी तरह रो रही थी और फिर एक तरफ को चल दी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊं। मैं उस वक्त घर नहीं जा सकती थी, वरना मेरी मम्मी को कुछ हो जाता। मैं सड़क पर चलती जा रही थी कि फिर एक जगह पर बैठ गई। अचानक वहाँ मुझे एक औरत मिली। वो औरत मुझे रोता हुआ देखकर मेरे करीब चली आई और पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह क्यों रो रही हो। मैंने हमदर्दी पाते हुए उसे सब कुछ बता दिया और रोने लगी। मेरी बात सुनकर वो भी बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि आजकल औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है, हर घर में यही मसला चल रहा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। और फिर उसने मेरे आगे जो शर्त रखी, मैंने बिना सोचे समझे उसकी वो बात मान ली और उसके साथ
साथ चली गई। उसके घर में आकर मैं एक कमरे में बंद पड़ी रहती। उसके घर में और कोई भी नहीं था सिवाय उसकी एक बूढ़ी माँ के, जो अक्सर कोने में बिछी चारपाई पर पड़ी रहती और खाती रहती। वो औरत उसे 3 टाइम खाना दे देती, दवा दे देती, लेकिन मैंने कभी उसे उसके पास बैठे नहीं देखा। मैं छोटे मोटे काम करके उसकी मदद कर देती थी, लेकिन वो मुझे मना करती और कहती कि तुम आराम करो, तुम्हारे लिए अभी आराम ही बेहतर है, क्योंकि तुम कमजोर भी हो और इस हालत में मैं तुमसे ज्यादा काम नहीं करवा सकती। उसके इतने ख्याल करने पर मैं बहुत खुश थी। मुझे कभी कभार घर वालों का ख्याल आता, अपनी मम्मी का ख्याल आता, बहन का ख्याल आता। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, न जाने मेरे ससुराल वालों ने उन्हें क्या कहा होगा, न जाने जितेंद्र का रवैया अब कैसा होगा, न जाने वो मुझे याद भी करते होंगे या नहीं, और अपने किए पर पछताते भी होंगे कि नहीं। मैं इन सब बातों को सोचती रहती और फिर जल्दी वो भी दिन आ गया जब मैंने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया और शर्त के मुताबिक मैंने वो बच्चा उस औरत के हवाले कर दिया। उस औरत ने मुझसे इस बच्चे की ही डिमांड की थी। उसका कहना था कि वो बच्चा मुझे दे देना, और मैंने इसलिए हामी भर ली थी कि जब जितेंद्र मेरे नहीं रहे तो मैं उनके बच्चे का क्या करती। मैंने जब से बच्चा उसके हवाले किया था, मैं उसके बाद उस बच्चे से बिल्कुल दूर हो गई थी। तब मैंने उसे देखा, न मुझे उसका पता चला, लेकिन दिल में रह रहकर उस बच्चे का ख्याल सताता था। दिल करता था कि उसे सीने से लगा लूं, उसे अपनी आगोश में ले लूं। शायद मेरा पहला बच्चा था, इसी वजह से मेरे अंदर की ममता को सुकून नहीं मिली थी, लेकिन मैं अपनी डील की वजह से मजबूर थी जो मैंने उस औरत के साथ की थी। उस औरत ने भी तो मुझ पर एहसान किया था। एक ऐसे वक्त में उसने मुझे पनाह दी थी जब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और अब जब डील के मुताबिक मैंने बच्चा उसके हवाले कर दिया था तो मेरा दिल तड़प रहा था। मैं 2-4 दिन तो खुद पर सब्र करके बैठी रही, लेकिन फिर जब सब्र नहीं हुआ तो एकदम उस औरत के कमरे में जा पहुंची। लेकिन वहां पर जाकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा वहां पर मेरे मम्मी और पापा बैठे हुए थे। मैं उन्हें वहां पर देखकर हैरान रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों वहां कैसे आ गए। मैं एकदम आगे बढ़कर मम्मी से लिपट गई और शिद्दत से रोने लगी। मम्मी, आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मम्मी ने मुझे रोते हुए सीने से लगाए रखा और फिर कहने लगी, जब जितेंद्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो मुझे काफी दिन तो इस बारे में पता ही नहीं चला, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर एक दिन मैं दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारी ससुराल चली गई, और वहाँ पर तो कहानी ही नहीं थी। वो तुम्हारी सास तुम्हारे पर इल्जाम लगाए बैठी थी। उनका कहना था कि तुम किसी के साथ भाग गई हो, जितेंद्र का मुंह काला करके तुमने किसी को अपना आशिक बना रखा था, और फिर जब जितेंद्र को इस बारे में पता चला तो तुम उसके साथ भाग गई। मैं मम्मी के मुंह से ये सब सुनकर हैरान रह गई। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मम्मी कहने लगी। मैं यह सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गई। मुझे इस बात पर यकीन नहीं था कि मेरी बेटी ऐसी हो सकती है। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ थी। तब मैं वहाँ से चली आई। मुझे मालूम था कि उन लोगों ने जरूर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है जो तुम घर नहीं आई और कहीं और चली गई। फिर तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में अलग अलग जगहों पर पता करवाते रहे, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, जहाँ तक हो सका हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। हम इतने महीनों से तुम्हें तलाश कर रहे थे और आज हमारी तलाश खत्म हो गई। तुम यहाँ पर इस भली औरत के घर में बैठी हुई हो जिसने तुम्हें इतने मुश्किल और खराब वक्त में पनाह दी। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मम्मी ने सारी कहानी मिनटों में मुझे सुना दी और मैं अपनी सास की इतनी गंदी नीयत पर हैरान हो रही थी, जिसने मुझे न वहाँ पर जीने दिया और न ही वहाँ से निकलने के बाद मुझे सुकून का सांस लेने दिया। मम्मी पापा आ गए थे और मैं हल्की फुल्की हो गई थी। पास ही मेरा बेटा रो रहा था। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मम्मी पापा भी प्यार भरी नजरों से उसे देख रहे थे। मैं भी अपनी ममता बुझा रही थी। कुछ ही देर बाद मम्मी पापा उठकर मुझे कहने लगे, अपना सामान ले लो और चलो हमारे साथ। मैं भी अपना सामान पैक करके आ गई और उस औरत का बहुत शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन मेरे निकलते निकलते ही उसने वह बच्चा मेरी गोद में डाल दिया। मैं हैरान रह गई और सवालिया नजरों से उसे देखने लगी और कहने लगी, ये बच्चा कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैंने सिर्फ अपनी ममता बुझाने के लिए तुमसे तुम्हारे बच्चे को मांगा था, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी वजह से तलाक हुई थी कि मेरी औलाद नहीं है
और मैं औलाद न होने की वजह से अपना घर नहीं बचा सकी। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसे दूसरी बीवी से भी औलाद नहीं हुई थी। मैं तुम्हारे बच्चे के जरिए अपनी ममता बुझाना चाहती थी, लेकिन मैं इस तरह तुम्हें तड़पता हुआ देख नहीं सकती। मैं इस तरह एक माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकती। अगर तुम इजाजत दो तो मैं कभी कभी इस बच्चे से मिलने के लिए आ जाया करूंगी। उस औरत ने बड़ी आस और उम्मीद से मुझसे पूछा तो मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया और कहा कि आप जब चाहें इससे मिलने के लिए आ सकती हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। मैं बड़े बुझे हुए दिल के साथ वहाँ से आ गई थी। उस औरत के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब जबकि बच्चा भी उसने मुझे वापस दे दिया था तो मैं उसकी एहसानमंद हो गई। मैं इस बात पर खुश थी कि मम्मी पापा को मेरा यकीन था। मुझे अपने घर में आए हुए 1 महीना हो गया था कि एक दिन दरवाजा खटका और दरवाजे के पास जितेंद्र चुपचाप से खड़े थे। उनके कंधे झुके हुए थे और सिर भी झुका हुआ था। मम्मी ने उन्हें देखकर नफरत से मुंह फेर लिया, लेकिन वो मुझसे एक बार मिलने के लिए निवेदन करने लगे। मैं दरवाजे पर ही चली आई। जितेंद्र ने मुझसे अपनी रवैये की माफी मांगी और कहा कि मेरी माँ बहुत बुरे हाल में है, बिस्तर पकड़ ली है, एक बार आकर उन्हें देख जाओ और माफ कर दो, शायद इस तरह उन्हें आसानी हो जाए। लेकिन मैंने जितेंद्र से कहा कि मैंने अपने बेटे के सदके आपको और आपकी माँ को माफ किया। अब दोबारा आप कभी इस दरवाजे पर मत आइएगा। मेरा और आपका साथ उस रात तक ही था। फिर मैंने यह कहकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन न जाने कहां से 2 आंसू मेरी आंखों से बह निकले। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे दिल में अब भी कहीं पर जितेंद्र की मोहब्बत छुपी हुई थी। कुछ भी हो, वो मेरा पति था और मेरे बच्चे का बाप था। अगर उसने मुझे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था तो फिर भी उसकी मोहब्बत मेरे दिल से कम नहीं हुई थी। मैं अपने आंसू पोंछती हुई आगे बढ़कर अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।